गुड मॉर्निंग क्लास एंड वेलकम बैक टू माय चैनल प्रोजेक्ट PMYP। सो आज है हमारा डे 3 भाग 3 और ये सीरीज चल रही है अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है आपके बिहार के 7th में शिक्षक भर्ती के लिए जो कि आपका BPSC कंडक्ट करा रहा है। क्योंकि ये पेपर पहली बार हो रहा है इसलिए हम लोग BPSC के सभी PYQs को देखेंगे ताकि कोई भी क्वेश्चन आए तो हमसे छूटे ना। और BPSC का तो पैटर्न रहा है कि वो क्वेश्चन को रिपीट करती है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। ये हमारा आज भाग 3 है, मतलब कि 100 क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुके हैं। दिस इज द 101st क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। राइट आंसर क्या है आपको पता होगा, कुमारगुप्त। कुमारगुप्त इसके संस्थापक थे। कुमारगुप्त फर्स्ट, इनका टेन्योर क्या था? 415 से लेकर 455 AD तक। ठीक है, ये आपका कुमारगुप्त का टेन्योर था। ठीक है, नेक्स्ट अगला है, ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार राजाओं का संपर्क किससे था? बर्मा से, थाईलैंड से, कंबोडिया से या फिर जावा सुमात्रा से? तो जावा सुमात्रा कौन सा रीजन है? इंडोनेशिया वाला रीजन है। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन डी ही राइट आंसर है। तो आपका जिस टाइम पे बिहार के राजाओं का संपर्क था जावा सुमात्रा से, उस टाइम पे वहां के राजा कौन थे? वहां का वंश कौन था? दैट वाज शैलेंद्र वंश। कौन सा वंश? शैलेंद्र वंश। ठीक है, शैलेंद्र डायनेस्टी का वहां पे रूल था। अगला क्वेश्चन है आपका, सुवर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की? तो इसका राइट आंसर है बालपुत्र देव। बालपुत्र देव। ठीक है, राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, बालपुत्र देव। अगला है, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण थे। नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश किसने कराया था? ये था आपका मुस्लिम आक्रमणकारियों ने विनाश करा दिया था। किसका? नालंदा विश्वविद्यालय का। और उसके साथ साथ ही आपकी दूसरी यूनिवर्सिटी बन गई थी, इसका नाम था विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। ज्यादा फोकस वहां चला गया तो नालंदा धीरे धीरे कम पड़ता चला गया। अगला है आपका, खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे। तो खजुराहो मंदिर कौन थे? चंडेलाज, चंदेल वंश। ठीक है, चंडेलाज। ओके, इनका टाइम पीरियड क्या था? 950 से लेकर 1050 AD तक। ठीक है, नेक्स्ट कहाँ पे है ये खजुराहो मंदिर? ये आपका है मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में। किस जिले में? छतरपुर जिले में। छतरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का क्या नाम है? विक्रमशिला, अभी तो हमने क्या देखा? नालंदा देखा था, अब आ गया विक्रमशिला। तो इसके संस्थापक कौन है? इसके संस्थापक हैं आपके ऑप्शन बी, धर्मपाल। धर्मपाल इसके संस्थापक है। ठीक है, और कहाँ पे है विक्रमशिला? विक्रमशिला यूनिवर्सिटी ये भी आपके बिहार में है। बिहार के किस गांव में है? भागलपुर में। ठीक है, भागलपुर जिले में। भागलपुर जिले में। ठीक है, धर्मपाल किस वंश से थे? तो पाल आ रहा है, ये किस वंश से? ही वॉज ऑफ पाल डायनेस्टी। पाल डायनेस्टी बोलते हैं इंग्लिश में, या हिंदी में बोलते हैं पाल वंश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? संगम साहित्य में किसका उल्लेख नहीं हुआ है? तो संगम साहित्य में चेर, चोल, पांड्या, इन तीनों का उल्लेख हुआ है, बट कदम डायनेस्टी का उल्लेख नहीं हुआ है। ठीक है, चेर, चोल, पांड्या तीनों का उल्लेख है किसमें? संगम साहित्य में। अगला है, संगम युग में उरैयोर किसके लिए विख्यात थे? उरैयोर 4 ऑप्शन दिया है आपके सामने। मसालों के व्यापार के लिए, कपास के व्यापार के लिए, विदेशी व्यापार के लिए या आंतरिक व्यापार के लिए? तो उरैयोर जो थे वो आपके कपास के व्यापार के लिए विख्यात थे। ओके, और उरैयोर के बारे में थोड़ा सा जानकारी और, उरैयोर आपका किस नदी के किनारे है? ये आपका है कावेरी नदी के किनारे। कहाँ पे? कावेरी नदी के तट पर है। कावेरी नदी के तट पर है। ठीक है, और कावेरी नदी के तट पर कहाँ पे? ये तमिलनाडु में। उरैयोर क्या था? ये आपका राजधानी थी। किसकी राजधानी थी आपकी? ये चोलों की राजधानी थी। चोलास की राजधानी थी। जो संगम के समकालीन थे चोलास, उनकी ये राजधानी थी। अगला है, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे? ये कल भी हुआ था क्वेश्चन, पर थोड़ा अलग तरीके से था। इसका आंसर क्या है? विशाखदत्त। विशाखदत्त आपके राइटर थे किस? मुद्रा राक्षस के। ठीक है,
इसमें इन्होंने बेसिकली चंद्रगुप्त मौर्य की बात की है और उन्होंने उनको कुलहीन बोला है। सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है कि कुलहीन किसने बोला है चंद्रगुप्त मौर्य को, तो कुलहीन बोला है आपके विशाख दत्त ने चंद्रगुप्त मौर्य को। किस बुक में बोला है? मुद्रण राक्षस बुक में बोला है। अगला, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो पृथ्वीराज रासो, मूवी भी आई थी पृथ्वीराज, आपने देखा होगा, वहां पे कौन थे वो? चंद बरदाई आपके पृथ्वीराज रासो के लेखक है। ठीक है, इसमें इन्होंने पृथ्वीराज थर्ड के बारे में बताया है। ठीक है, और पृथ्वीराज थर्ड किस वंश के शासक थे? चौहान वंश के शासक थे। चौहान वंश के शासक कौन थे आपके? पृथ्वीराज थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट अगला है आपका क्वेश्चन, स्वप्नवास वदत्ता के लेखक कौन है? स्वप्नवास वदत्ता, ठीक है, इसके लेखक हैं महाकवि भास। महाकवि भास इसके लेखक हैं। ठीक है, महाकवि भास के नाम से टोटल 13 नाटक उपलब्ध हैं, जिसमें से 1909 में किसने इसको इकट्ठा किया था? इसका नाम था टी गणपति शास्त्री। टी गणपति शास्त्री ने प्राप्त किया, और इन नाटकों में से एक नाटक है आपका स्वप्नवास वदत्ता। ठीक है, अगला अगले कुछ और नाटक है, जैसे कर्णधार आपका नाटक है, अभिमानक नाटक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कुमार संभव महाकाव्य किसने लिखा? कुमार संभव, तो ये हमारे कुमार संभव महाकाव्य लिखा है किसने? कालिदास ने। ठीक है, कालिदास ने। नेक्स्ट अगला है आपका क्वेश्चन यहाँ पे, किरात अर्जुनीय पुस्तक किसने लिखी? किरात अर्जुनीय पुस्तक किसने लिखी? ये बुक लिखी है किसने? भारवी ने। तो ये टोटल आपको लग रहा होगा ना पूरा रटने वाला ही है ये। ठीक है, एशियंट हिस्ट्री, बस कुछ क्वेश्चंस और फिर आपका खत्म हो जाएगा। तो ये आप किसने लिखी है? भारवी ने लिखी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इस पुस्तक में क्या दर्शाया गया है? ये पुस्तक आपकी महाभारत से ही ली गई है। इसमें अर्जुन तथा किरात के बीच का युद्ध का वर्णन किया गया। किसके किसके? देखो, किरात अर्जुनीय, मतलब किरात और अर्जुन के बीच के युद्ध का वर्णन किया गया है। भारवी ने इसे लिखा है। ठीक है, अगला, उस स्रोत का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। वहां पे उस स्रोत में कोई भी बात नहीं की गई है प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर, तो वो स्रोत है आपका कौन सा? मिलिंद पन्नु। ठीक है, किस भाषा में लिखा गया है? ये पाली भाषा में लिखा गया है। ठीक है, और इसमें क्या है मिलिंद पन्नु में? नागसेन और किसके बारे में इसमें चर्चा की गई है? नागसेन और मेनांडर के बीच के वार्तालाप की चर्चा की गई है किसमें? मिलिंद पन्नु में। ठीक है, इसमें कोई भी व्यापारिक मार्गों का वर्णन नहीं मिलता है। अगला, हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी है? हर्षचरित नामक पुस्तक आपकी लिखी है बाणभट्ट ने। किसने? बाणभट्ट ने। ठीक है, हर्ष चरित्र में हर्षवर्धन और साथ ही साथ आपकी पूरी की पूरी वर्धन डायनेस्टी का इसमें जिक्र किया गया है किसमें? हर्ष चरित्र में। ठीक है, तो क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि हर्ष चरित्र में किस डायनेस्टी का वर्णन किया गया है? तो अगर आप इसको पूरा कर ले जाते हैं हर्षवर्धन, तो क्लियर हो जाएगा हर्षवर्धन में वर्धन डायनेस्टी का जिक्र किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चोल वंश के संस्थापक कौन थे? चोल वंश के संस्थापक थे आपके विजयालय। कौन थे? विजयालय। ठीक है, चोल वंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट, कब हुई थी इसकी संस्थापक ने इसकी नींव कब रखी? 850 एडी में तंजौर में रखी थी। कहाँ पे? तंजौर। ठीक है, अगला, चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो चोल काल आपका प्रसिद्ध किस चीज के लिए था? ये था आपका प्रसिद्ध विलेज असेंबली के लिए, ग्राम पंचायत के लिए ये काल आपका प्रसिद्ध था। ठीक है, यहाँ पे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बहुत अच्छी थी, इसीलिए ये ग्राम पंचायत वगैरह यहाँ पे थे। इसी के काल में ग्राम पंचायत बहुत फेमस हो गया था। क्या था? चोल काल में। ठीक है, जो आज हमारा पंचायत सिस्टम चल रहा है वो उस टाइम पे भी डेवलप्ड था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सा मध्यकालीन भारत साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? स्थानीय स्वशासन, सेम क्वेश्चन है, स्थानीय स्वशासन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। क्या आंसर है इसका? चोल। ठीक है, अगला, दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते थे? आकर्षक द्वार, जो बहुत ही अट्रैक्टिव गेट थे कहा के दक्षिण भारत के मंदिर के, उनको क्या बोलते हैं? उन गेट को बोलते हैं क्या? गोपुरम। क्या बोलते हैं? गोपुरम। गोपुरम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गुलाम वंश, अब देखिए वहां यहाँ तक आपकी एशियंट हिस्ट्री हो गई खत्म।
एंशिएंट हिस्ट्री के जितने पीवाईक्यूज थे मैंने इकट्ठा किए थे वो सारे आपके खत्म हो चुके हैं। अब आपका शुरू होता है क्या, मेडिवल इंडिया। यहाँ से आपकी मेडिवल इंडिया शुरू हो जाती है और मेडिवल इंडिया का पहला पीवाईक्यू है जो कि आपको कई बार पूछा गया है, जैसे 2005 में भी आया है, 2011 में भी आया है। ठीक है, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन थे? तो इसके प्रथम शासक थे आपके कुतुबुद्दीन ऐबक। इन्होंने ये शुरू की थी शुरुआत बनवाने की, क्या, कुतुब मीनार। ठीक है, इनका काल कब से कब तक था? 1206 से लेकर 1210 AD तक इसका इनका काल था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक। ये किसके थे? ये ऐबक जनजाति से थे, ऐबक डायनेस्टी के थे ये। और ये किसके गुलाम थे? ये गुलाम वंश नाम पड़ा क्योंकि इसमें जितने राजा थे सब एक दूसरे के गुलाम थे। तो गुलाम ये आपके कुतुबुद्दीन ऐबक किसके गुलाम थे? ये आपके गौरी के गुलाम थे। किसके गुलाम थे? गौरी के गुलाम थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? इन्होंने अपनी राजधानी क्या रखी थी? इन्होंने अपनी राजधानी रखी थी लाहौर। कहाँ बनाई थी राजधानी इन्होंने? लाहौर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अढ़ाई दिन का झोपड़ा क्या है? अढ़ाई दिन का झोपड़ा ये आपका क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। ठीक है, क्या है? ये आपका मस्जिद है। ठीक है, ये बहुत ही दानी इंसान था, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? लाख बख्श भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाख बख्श, मतलब लाखों का दान देने वाला, लाख बख्श। क्या किसको बोलते हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक को ही बोलते हैं लाख बख्श। ठीक है, अपने दानी स्वभाव के लिए बहुत ही ज्यादा प्रचलित था। अढ़ाई दिन का झोपड़ा क्या है? मस्जिद है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर करो इसका कि अढ़ाई दिन का झोपड़ा है तो लेकिन कहाँ पे स्थित है। क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि कहाँ पे स्थित है। आप लोग स्टेट का नाम बता दो कि अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ पर है इस टाइम, प्रेजेंट टाइम। कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया? तो कुतुब मीनार बनवाया शुरू किसने किया था? आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था। पूरा किसने किया? इल्तुतमिश वगैरह पूरा किया। लेकिन बहुत सारे नाम जुड़े हुए हैं इसके साथ। आपको खिलजी का भी नाम जुड़ा है, फिरोज शाह तुगलक का भी नाम जुड़ा है। अलग अलग शासकों ने बहुत बहुत काम करवाया है इसमें। ठीक है, लेकिन पूरा किया है कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो अगले राजा थे इल्तुतमिश ने, उन्होंने इसको पूरा किया था। फिर वो बार बार टूट जाता था लाइटनिंग की वजह से, इस वजह से उसकी मरम्मत वगैरह चलती रही। ठीक है, अगला, भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम उत्तर प्रदान की? तो वो थे हमारे कुतुबुद्दीन ऐबक, जैसे हमने पहले भी देखा। ठीक है, अगला, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? बिहार का, ठीक है, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता था बख्तियार खिलजी। कौन था? बख्तियार खिलजी। ठीक है, कौन सा इनका टेन्योर क्या था बिहार में शासन करने का? 1193 से लेकर 1202 तक। ठीक है, 1202 AD तक। इसके मध्य इन्होंने बिहार पर विजय प्राप्त की और नालंदा और विक्रमशिला का तहस नहस कर दिया। नालंदा और विक्रमशिला का तहस नहस कर दिया किसने? बख्तियार खिलजी ने। ठीक है, तो हम लोग बिहार के लिए पढ़ रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है कि बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो था बख्तियार खिलजी। अगला क्वेश्चन है आपका, बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले से पहला विवरण कहाँ से प्राप्त हो? उन्होंने हमला तो किया, ये हमें पता है, तोड़ ताड़ दिया ये भी पता है, लेकिन इसका विवरण प्राप्त कहाँ से होता है? इसका प्राप्त होता है विवरण तबकात ए नासिरी से। कहाँ से? तबकात ए नासिरी से। ठीक है, और ये लिखी किसने है? तबकात ए नासिरी लिखी किसने? ये भी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपका है। ये लिखी है आपकी एक हिस्टोरियन है, उनका क्या नाम है? मिनहाजुद्दीन सिराज। क्या नाम है? मिनहाज उद्दीन सिराज। मिनहाजुद्दीन सिराज किसके रचयिता है? आपके तबकात-ए नसरी के राइटर है। रचयिता तो पोएम के होते हैं, राइटर। ठीक है, नालंदा बिहार का विध्वंस किसने किया? नालंदा बिहार का विध्वंस किसने किया? अभी हमने देखा है किसने किया? बख्तियार खिलजी ने। एक क्वेश्चन के साथ आपके 3-4 क्वेश्चन तैयार हो जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन आपके रिपीटेटिव नहीं है, सब रिपीटेटिव क्वेश्चन की कैटेगरी में ही आएंगे। घूम घूम के सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, देख लीजिए। जैसे ये क्वेश्चन आपका आया था 2016 में, ठीक है, प्रथम मुस्लिम विजेता। फिर ये क्वेश्चन आपका आ गया था 2018 में। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन ये आ गया ना आपका यहाँ पे 2016 में ही पूछा गया था। 2016 में ही पूछा गया था। ठीक है, 2016 में मतलब आपका ये 60 बीपीएससी, 61 बीपीएससी, 62 बीपीएससी सब में पूछा गया था। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया? इल्तुतमिश ने बिहार में अपना पहला सूबेदार कौन था उनका? मलिक जानी। कौन था? मलिक जानी। ठीक है, किस ईयर में? 1225 AD में। ठीक है, नेक्स्ट,
अगला क्वेश्चन है, वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिन्होंने थ्योरी ऑफ किंगशिप या थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट लेकर आए थे? राजाओं के ईश्वरीय अधिकारी सिद्धांत, मतलब राजा ही सब कुछ है, ये कौन था आपका? ठीक है, सजदा और पाबोस लेकर आए थे। कौन था ये आपका? बलबन। कौन था? बलबन। बलबन। उसने क्या कहा था कि बलबन जो है वो बहुत जो भी राजा है वो आपका भगवान के इक्विवेलेंट मान लिया था थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट में और थ्योरी ऑफ शासन के सिद्धांत थ्योरी ऑफ किंगशिप में। जो राजा कह देता है, राजा का वचन ही आखिरी शासन वाला हाल था इनका। ठीक है, किस दिल्ली के सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई, जिसको बोलते क्या है? ब्लड एंड आयरन एंड ब्लड। ठीक है, रक्त एंड लौह की रीति किसने अपनाई थी? ये था आपका बलबन ने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। ठीक है, इसके राज्य की दो प्रमुख विशेषताएं थी। पहला था कि सुल्तान का पद जो होता है वो ईश्वर उसको नियुक्त करता है। ठीक है, तभी उसने कहा था थ्योरी ऑफ किंगशिप और डिवाइन राइट। और दूसरा ये था कि बहुत ही उसने कहा था कि सुल्तान का निरंकुश होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। ठीक है, सुल्तान जो है वो पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है। ये सब किसके साइड से है? ये सब आपका बलबन ने कहा था। ठीक है, बलबन का रूलिंग का ये सब उसका बेसमेंट था। ठीक है, अगला, जब उसने किंगशिप प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों को पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान ने कहा है? तो थ्योरी ऑफ किंगशिप, अगेन आपका है आंसर बलबन। किसने कहा है ये बात? ये बात आपकी किसने कही? बर्नी। ठीक है, बर्नी ने। बर्नी आपके एक राइटर थे, अपनी किताब में कही है इन्होंने बात। पूरा नाम क्या था इनका? जियाउद्दीन बर्नी। किसने कही है? जियाउद्दीन बर्नी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई? तो वो थे आपके अलाउद्दीन खिलजी के किस सेनापति की मंगोलों के विरुद्ध? जफर खान। ठीक है, जफर खान की मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई। अगला है, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उनके पति का क्या नाम था? अब पद्मिनी का नाम तो याद है, अलाउद्दीन खिलजी का नाम याद है, और वो राजा कौन थे जिन्होंने अपनी जान दे दी थी लड़ते लड़ते अलाउद्दीन खिलजी से? तो आपने मूवी में देखी है पद्मावत, तो कौन थे वो? राणा रतन सिंह। कौन थे? राणा रतन सिंह। पद्मिनी की कहानी कब की है? 1540 ईस्वी की है, 1540 ईस्वी की। ठीक है, किसने लिखी है पद्मिनी की कहानी? मोहम्मद जैसी द्वारा लिखी है। बुक का क्या नाम है? पद्मावत। बुक का क्या नाम है? पद्मावत। लिखी किसने है? मोहम्मद जैसी ने, पद्मावत। ठीक है, इसमें इन्होंने राजा रतन सिंह की जो वाइफ है पद्मिनी, उनको अत्यंत सुंदर और विदुषी पत्नी बताया है। ठीक है, नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? देवगिरी का शासक, देवगिरी का शासक उस टाइम थे रामचंद्र देव। कौन थे? रामचंद्र देव। कब? 1296 एडी में, 1296 एडी में। ठीक है, अगला, किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? खालिसा भूमि किस पैमाने, अधिक पैमाने पर किसके टाइम पे विकसित हुई? तो ये थे आपके ऑप्शन नंबर बी, जो कि है आपका अलाउद्दीन खिलजी। अब खालिसा भूमि क्या होती है? ऐसी भूमि जो आपकी डायरेक्ट किंग के पास हो। तो डायरेक्ट किंग के पास एकाएक से इतनी लैंड कैसे आ गई? तो ये बहुत ही निरंकुश राजा था। तो इन्होंने क्या किया ना, जितने भी नॉर्मल लोग थे जिनको मिल्कियत थी जिनके पास, उनकी सारी लैंड्स छीनी। जैसे उनको कभी प्राइज के तौर पे दिया गया हो, कभी पेंशन के तौर पे दिया गया हो, ठीक है, कभी उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी हो, या धर्म के लिए दिया गया हो। उसको क्या बोलते? धर्म के नाम पे जो लैंड ट्रिब्यूट किए जाते थे उसको बोलते थे वक्फ। ठीक है, उस टाइम पे दिया गया, तो वो सब उन्होंने उन लोगों से छीन ली। ठीक है, और अपने अंडर ले आए, पूरे टेरिटरी को अंडर अपने ले आए, उसको क्या बोलते हैं? खालिसा भूमि। ठीक है, अगला है, अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? अलाई दरवाजा, तो यही करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने, अलाई दरवाजा। ठीक है, क्या है ये अलाई दरवाजा? इन्होंने क्या किया, जब आपका लाइटनिंग की वजह से कुतुब मीनार टूट गया, फिर से इन्होंने उसको रिपेयर कराया। रिपेयर कराने के बाद उनको लगा कि अब हम, ये कुतुब मीनार तो छोटा है, मैं इसका डबल साइज का बनवाऊंगा। ठीक है, तो इन्होंने कुतुब मीनार के निकट एक नया कुतुब मीनार शुरू कर दिया बनवाना। उसी को बोलते हैं क्या? अलाई दरवाजा। क्योंकि ये उन्होंने शुरू किया था बट ये पूरा नहीं कर पाए। तो ये आपका खंडहर की तरह सीकर फ्लोर बना हुआ है,
ठीक है, कुतुब मीनार के निकट ही है ये अलाई दरवाजा। ठीक है, अगला है दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण कराया? तो वो कौन सा सुल्तान था जिसने बहुत ज्यादा नहरों का निर्माण कराया? पूरा सबसे बड़े नहरों का जाल बनवा दिया था इन्होंने, सिंचाई की सुविधा बहुत अच्छी करा दी थी। ठीक है, 5 बहुत बड़ी बड़ी नहरों का भी निर्माण करवाया था। तो ये थे आपके फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, और अब नहरों का निर्माण कराया तो नहर फ्री में तो देंगे नहीं, तो नहरों के पानी का प्रयोग में अगर आप लेते हैं तो आपको 1/10 भाग सरकार को देना पड़ेगा। 1/10 लगान थी किसकी? नहरों के पानी के यूज के लिए। ठीक है, अगला फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल शफा क्या था? दारुल शफा, तो अगर शफा आ जा रहा है तो ये क्या है? शफा खाना, जिसको क्या बोलते हैं? खैराती हॉस्पिटल, मतलब फ्री का हॉस्पिटल था ये। ठीक है, राज्य के खर्चे में से इन्होंने फ्री का हॉस्पिटल भी बनवा दिया, नहर भी बनवा दी, मतलब अच्छा काम ये कर रहे हैं। राइट, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? बेरोजगारों को रोजगार किसने दिलवाया? वही जो अच्छा काम करते चले आ रहे हैं, क्या नाम है इनका? फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, कई लोगों के लिए बहुत बहुत उपकार वाले काम किए। रोजगार दफ्तर खोला इन्होंने, रोजगार दफ्तर खोला, और प्रत्येक मनुष्य की गुण और योग्यता का पहले जांच पड़ताल करते थे और उसके हिसाब से अधिक लोगों को नियुक्ति देते थे और उनकी बेरोजगारी की समस्या को हल करते थे। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? सबसे अधिक गुलाम, तो ये आपके वही फिरोज शाह तुगलक के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। ठीक है, लगभग आपके कितने बोले जाते हैं? 1,80,000, 1.8 लाख गुलाम थे इनके दरबार में। ठीक है, और इस ये लोग कहाँ रहते थे? अगर आपका इतने सारे गुलाम है तो इनके गुलामों की भी तो देखभाल करनी पड़ेगी, तो उसको बोलते हैं दीवान ए बंदगान। क्या बोलते हैं? दीवान ए बंदी है ना, वैसे बंदगान, दीवान ए बंदगान। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के उपाय किए? यही आप में फिरोज शाह तुगलक। आपको इसलिए लग रहा होगा कि अभी इजी लग रहा है क्योंकि एक लाइन से फिरोज शाह तुगलक के सारे क्वेश्चंस करते चले आ रहे हैं, लेकिन एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाता है। तो फलों की गुणवत्ता किसने सुधारी थी? फिरोज शाह तुगलक में। इन्होंने बहुत नए नए बाग लगवाए थे, अप्रोक्स 1200 नए बाग लगवाए थे। ठीक है, अगला, फारसी यात्री अबू रजाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आए? अबू रजाक, अबू रजाक आपके आए थे 1422 में, 1422 से 46 के बीच में। उस टाइम पे किसका राजकाल था, किसका शासन था? वो थे आपके देवराय सेकंड। देवराय सेकंड के टाइम पे कौन आया था? अब्दुल रजाक। ठीक है, अब्दुल रजाक फारसी राजदूत थे, इनका पूरा नाम था अब्दुल रजाक। ये संगम वंश के सबसे प्रतापी राजा देवराय सेकंड के नाम पर आए थे। देवराय सेकंड किस वंश के थे? संगम वंश के थे, संगम वंश के। ठीक है, अगला, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य आया? वो आया हमारा सैयद वंश का, सैयद वंश। तैमूर का आक्रमण कब हुआ था? वो हुआ था 1398 एडी में। ठीक है, उस टाइम पे तुगलक शासन को कमजोर कर दिया था। ठीक है, और 1412 में नसरुद्दीन की मृत्यु के बाद तुगलक वंश का क्या अंत हो गया, और 1413 में सरदारों ने क्या किया? दौलत खां को दिल्ली का सुल्तान बना दिया। ठीक है, लेकिन जो दौलत खां थे उसके सूबेदार कौन थे? खिज्र खां। कौन थे? खिज्र खान। तो खिज्र खान ने क्या किया? इनको पराजित कर दिया, दौलत खान को, और खुद उन्होंने एक नया सा डायनेस्टी बना ली जिसका क्या नाम था? सैयद वंश। ठीक है, सैयद वंश। अगला, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? आगरा किसने बसाया है? ये है आपके सिकंदर लोधी। कब शासन किया था इन्होंने? कब बैठे थे गद्दी पर? सिकंदर लोधी, ऑप्शन डी। कब बैठे थे गद्दी पर? ये बैठे थे गद्दी पर 1489 में। ठीक है, सिकंदर लोधी। अगला, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो ये बहुत ही आसान और बहुत ही रिपीटेटिव क्वेश्चन है, अभी बहुत रिसेंटली 2022 में भी पूछा गया है ये। तो इसका आंसर क्या है आपका? ऑप्शन सी, हरिहर बुक्का। हरिहर बुक्का आपके 2 लोग हैं, ये आपके विजयनगर के संस्थापक थे। ठीक है, और कब हुई थी? विजयनगर जो है वो किसके कॉन्टेम्परेरी था? इसकी स्थापना किसकी कॉन्टेम्परेरी हुई थी? ये हुई थी आपके MBT, मोहम्मद बिन तुगलक की कॉन्टेम्परेरी। कब?
1336 में। ये दोनों हरिहर बुक्का कौन थे? दोनों भाई थे। इनकी राजधानी क्या थी? ये भी पूछ लेता। विजयनगर की राजधानी क्या थी? हम्पी। राजधानी क्या थी? हम्पी। और इसके अलावा एक और क्वेश्चन कि हम्पी रिवर, हम्पी जो है वो किस रिवर के साइड पर है? तो हम्पी आपका किस रिवर के साइड पर है? ये आपका तुंगभद्रा। कहाँ पे? तुंगभद्रा। ठीक है, तुंगभद्रा के किनारे स्थित है। अगला, विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिन्होंने बहामनियों की गोवा छीन ली। बहामनियों से गोवा छीन ली। बहामनियों के पास गोवा था और गोवा किसने छीन ली? तो वो थे हमारे हरिहर सेकेंड। ये आपके विजयनगर के ही शासक थे। ठीक है, क्या होता है? 1377 में बुक्का की मृत्यु हो जाती है। बुक्का की मृत्यु के बाद हरिहर सेकेंड राजा बन जाते हैं। इनका टेन्योर रहता है 1377 से 1407 तक। ठीक है, और ये सिंहासन में बैठ जाते हैं। इन्होंने अपनी टाइटल ली थी जिसका नाम था महाराजा धीराज। महाराजा धीराज। तो ये पूछ सकता है कि किस प्रथम विजयनगर शासक ने महाराजा धीराज का टाइटल लिया था? तो वो था आपका उपाधि ग्रहण करने वाले हरिहर सेकेंड। हरिहर सेकेंड। ठीक है, और बहामनियों से इन्होंने संघर्ष करके गोवा को छीन लिया और अपने राज्य में सम्मिलित कर दिया। ठीक है, अगला, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा? गोलकुंडा का युद्ध। तो गोलकुंडा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? यह हुआ था आपका कृष्णदेव राय एक साइड थे। कृष्णदेव राया, कृष्णदेव राया लिखते हैं। कृष्णदेव राया। वॉर कौन सा चल रहा है? गोलकुंडा वॉर चल रहा है। ठीक है, और हुआ किसके बीच था? ये कुली कुतुब शाह के बीच हुआ था। कुली कुतुब शाह, के लिख दो या क्यू क्यू लिख दो। कुली कुतुब शाह के बीच में हुआ था। ठीक है, अगला, विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? अच्छा, इस राजा में ने हारा कौन था? तो आपको ये जीत गए थे कृष्णदेव राय और कुली कुतुब शाह आपके हार गए थे। ठीक है, अगला था आपका, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या थी? वित्तीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषता आपकी भूराजस्व ही थी। ठीक है, भूराजस्व। क्या बोलते थे उसको? शिष्ट बोलते थे। क्या बोलते थे? शिष्ट। तो एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि शिष्ट क्या है? जो कि आपका विजयनगर सम्राट पे शिष्ट था, तो शिष्ट आपका क्या था? लैंड टैक्स। या बोलते क्या है? भूमिकर। लैंड टैक्स, भूमिकर। ठीक है, चलो नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? तो विजयनगर साम्राज्य का अवशेष विजयनगर की राजधानी हम्पी में मिलेगा। और कहाँ मिलेगा? अब हम्पी में था तो लखनऊ में या दिल्ली में तो मिलेगा नहीं, हम्पी में मिलेगा। ठीक है, हम्पी के जो खंडहर है वो विजयनगर साम्राज्य के प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, और हम्पी जो है ना हमारी, वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ठीक है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। नेक्स्ट, दीवाने अर्ज विभाग संबंधित था। दीवाने अर्ज विभाग, दीवाने अर्ज, दीवाने अर्ज इसको और भी बोलते थे। और दूसरा नाम क्या था इसका? दूसरा नाम था आरिज ए मुमालिक। आरिज ए मुमालिक। आरिज ए मुमालिक। ये किससे रिलेटेड है आपका? ये सैन्य विभाग है या रक्षा विभाग है। ऑप्शन सी, रक्षा विभाग है ये। ठीक है, और इसी के साथ आज के आपके 50 क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका अगेन बिहार का मैप। तो नेपाल से आपके टोटल 7 जिले लगते हैं। कौन कौन से जिले हैं? पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल। सुपौल के बाद आता है आपका अररिया एंड किशनगंज। ठीक है, ये आपके किससे लगते हैं? नेपाल से। 7 जिले लगते हैं टोटल, राज्य मैंने बोल दिया 7 जिले लगते हैं। ठीक है, अगर आपको मेरी ये सीरीज पसंद आ रही है तो काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल। और आप ये वीडियो सभी को भेज सकते हैं जो लोग तैयारी कर रहे हैं किसकी? बीपीएससी की तैयारी, क्योंकि उसका भी एग्जाम आ रहा है आपका, उसमें भी पीवाईक्यूज पूछे जाते हैं। और साथ ही साथ बिहार के 7th फेज के टीचर के एग्जाम के लिए बहुत सारी वैकेंसी है, तो कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए। इस बार ये जॉब आपकी हो जानी चाहिए। ठीक है, तो आपके ये 7 जिले हैं जो कि आपके नेपाल के बॉर्डर से लगते हैं। और इसी के साथ आज की क्लास हम अपनी खत्म करते हैं। दिस इज मी साइनिंग ऑफ ऑन द बिहाफ ऑफ प्रोजेक्ट पीएमवाईपी। मिलते हैं कल अगले वीडियो में, फिर हम नए 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और एग्जाम आते आते हम लोग बहुत सारे लगभग 1000-1500 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके होंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं कल। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड जय हिंद।